27वीं तरमीम के ज़रिए और इससे पहले जब 26वीं तरमीम आई, जो पाकिस्तान का एक बुनियादी रियासती स्ट्रक्चर है ना, उसमें बड़ी तब्दीली आई है। एक तो आपका अदालती निज़ाम वो बिल्कुल बदल के रह गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहले आपकी टॉप कोर्ट होती थी, अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट आईनी अदालत जो है वो आपकी टॉप कोर्ट बन गई है। आईनी केसेस आपके वहाँ पे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस की प्रेसिडेंट है वो लागू नहीं होती आईनी अदालत पे, वो एक फ्रेश स्टार्ट लेंगे और जो आईनी अदालत का फैसला होगा वो तमाम कोर्ट्स पे बाइंडिंग होगा, उसके जजेस मुख्तलिफ होंगे। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इसके नीचे बहुत कुछ हो रहा है इस वक्त, और मैं जब अपने शोज़ कर रहा होता हूँ या मेन स्ट्रीम पे हम वो डिबेट नहीं देखते, हम तो आइन की बात कर रहे होते हैं ना कि अब केसेस का क्या होगा, क्या इससे बैकलॉग जल्दी ख़त्म होगा, लेकिन इसके नीचे बड़े मामला चल रहे हैं। इस वक्त फड्डा ये पड़ा हुआ है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग है, जो बड़े अरसे बाद एक उनको तामीर करके मिली, अब क्या वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास रहेगी या वहाँ पे आईनी अदालत बन जाएगी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहीं शिफ्ट कर दिया जाएगा? तो ये भी बड़े मामला चल रहे हैं और लॉयर्स इस पर बड़ा कंसर्न शो कर रहे हैं, स्पेशली वो जिन्होंने इस्लामाबाद बार ने सपोर्ट किया था भून साहब को और आज़म रज़ी तारड़ साहब को। खैर वो एक अलग मामला है, लेकिन मैं बता ये रहा था कि इस 2 तरमीम के बाद रियासती स्ट्रक्चर आपका चेंज हुआ है, आपकी अदालती निज़ाम चेंज हुआ है और आपका आर्मी स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। जैसे पहले आर्मी चीफ, आपके एयर चीफ, नेवल चीफ आपके एट पार होते थे, लेकिन अब जो आर्मी चीफ है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे, तो यानी कि वो जो तीनों फोर्सेज हैं वो उनके अंडर आएंगी, आर्मी भी, नेवी भी और एयरफोर्स भी। तो बड़ी तब्दीली आई है। अब जो 28वीं तरमीम है उसका फोकस जो है ना वो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पर होगा और पाकिस्तान के गवर्नेंस मॉडल पे होगा। हुकूमत ये समझती है, बल्कि हुकूमत समझे या ना समझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके जो मुक्तदरा है वो ये समझती है कि पाकिस्तान इस फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के साथ नहीं चल सकता, पाकिस्तान में गवर्नेंस इस मॉडल के साथ बेहतर नहीं हो सकती, तो इसलिए इसमें तब्दीली की ज़रूरत है। 2-3 चीज़ें हैं जो वो करने जा रहे हैं 28वीं तरमीम में, और वो ऑब्वियसली 27वीं का भी हिस्सा थी, बट 27वीं के पास क्योंकि टाइम नहीं था, फौरी तौर पे आपको पता है नवंबर ख़त्म होने से पहले ये मामला सॉर्ट आउट करना था, इस अमेंडमेंट को पास करना था, तो इसलिए इन्होंने ये मामला रख तो दिए थे, लेकिन पीपल्स पार्टी की बात मानते हुए फ़िलहाल इस पर आगे ज़्यादा निगोसिएशन नहीं हुई। बट इसका ये मतलब नहीं कि ये अब नहीं होना है। अब NFC अवार्ड 18वीं तरमीम में जो वही पॉपुलेशन, हेल्थ और एजुकेशन के मामला जो हैं उसमें वफाक का रोल, और आर्टिकल 140A जो कि लोकल बॉडी इलेक्शंस, लोकल बॉडीज़ को स्ट्रेंथन करने की बात करता है। ये तीनों मामला जो हैं अब वो इसमें शामिल होंगे 28वीं तरमीम में। कुछ बयानात आपने देखे राना सनाउल्लाह साहब के, कुछ हमारे ज़राए बताते हैं कि ये मामला जो है ना बजट से पहले सॉर्ट आउट होना है। मार्च अप्रैल की बात की जा रही है कि ये उस वक्त तक तरमीम पास होनी है। इसमें क्या क्या है मैं ज़रा मुख्तसर बता देता हूँ। एक तो NFC अवार्ड का मसला ये है कि वफाक समझती है कि हमारे पास, और बिल्कुल दुरुस्त भी है मेरे ख्याल से, ये बात फैक्चुअली ठीक है, क्योंकि इससे पहले मिफ्ता इस्माइल जब वज़ीर ख़जाना थे वो ये बात कर चुके थे, जब PTI की गवर्नमेंट थी इमरान खान ये बात करते थे, और आज भी हुकूमत ये बात कर रही है कि वफाक के पास फ़ंड्स नहीं बचते जब वो 57.5% अपना पूरा जो शेयर है वो सूबों के साथ तकसीम हो जाता है, तो हुकूमत के पास 42.5% बचता है, उसमें भी शायद 1-2% उनको कहीं देने पड़ते हैं, तो लगभग 40-41% जो बजट है वो वफाक के पास बचता है, जिसमें डिफेंस बजट आ जाता है आपका तकरीबन 2,500 अरब, 7-8 हज़ार अरब रुपए आपके डेट में चले जाते हैं, कर्ज़ों की किस्तों में चले जाते हैं। PSDP डेवलपमेंट बजट जो है वो तकरीबन 1,000 रुपये लगा लें वफाक का, और 700 रुपये आपके हो जाते हैं सोशल वेलफेयर प्रोग्राम के लिए, जैसे कि BISP के लिए। तो हुकूमत कहती है हम तो स्टार्ट ही नेगेटिव करते हैं, पैसा ही नहीं बचता हमारे पास, तो लिहाजा NFC को तब्दील किया जाए। अब इसमें मामला ये है कि जो 18वां जो 7th NFC था उसमें ये लिख दिया गया था कि सूबों का शेयर बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता। तो यानी कि ये जो 52.5% है सूबों को जाता है, ये बढ़ सकता है परसेंटेज, ये कम नहीं हो सकता। तो अब क्या किया जाएगा? अब जो फॉर्मूला की तलाश हो रही है, मेरे ज़राए बताते हैं, उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि 700 अरब रुपए का जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, वफाक कहती है ये तो खैबर पख्तूनख्वा में भी जाता है, सिंध में भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, पंजाब में होता है, इसकी जिम्मेदारी सूबे लें, ये खर्चा अब वफाक की हुकूमत नहीं बर्दाश्त करेगी, ये सूबे बर्दाश्त करें। तो यानी कि 700 अरब रुपए वहाँ से वफाक उसमें से मेजर जो अमाउंट है वो बचा लेगी। फिर ये कहा जाता है कि जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है, PSDP है, वफाक की PSDP, अब वो इस्लामाबाद पे तो नहीं खर्च होता 1,000 अरब रुपए या 1,200 अरब रुपए, जितना भी आप रखेंगे, वो जो भी शाराएँ बनती हैं, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो तो मुख्तलिफ सूबों में होते हैं, तो सूबे उसकी जिम्मेदारी लें, अपना शेयर डालें इसमें। यानी वफाक ये नहीं होगा कि पंजाब में जो है वो कोई प्रोजेक्ट कर रहा है, कोई सिंध में प्रोजेक्ट चल रहा है और उसकी जिम्मेदारी इस 1,000-1,200 अरब रुपए से पूरी हो रही है, नहीं। अब वो कहते हैं कि सूबे इसकी जिम्मेदारी लें। तो यहाँ से भी इस 1,000-1,200 अरब में से भी
वफाक समझती है कि हम अच्छा खासा पैसे बचा लेंगे। वैसे तो वफाक अब ये भी आर्गूमेंट देती है कि चाहे कर्जे के अदायगी हो या डिफेंस बजट हो, ये भी इस्लामाबाद में तो नहीं होता ना, ये तो पूरे मुल्क के लिए होता है। तो इस पर दूसरे सूबे हैं, यूनिट्स हैं, वो भी अपना शेयर इसमें डालें। लेकिन ये दो मेन चीज़ें, BISP और PSDP, ये इसकी जिम्मेदारी जो है वफाक को लेनी पड़ेगी। दूसरा, एजुकेशन में कह रहे हैं कि जो डिफेंस जो बजट है एजुकेशन का, उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन एक सिंगल नेशनल करिकुलम होना चाहिए जो कि अपडेटेड हो, क्योंकि पाकिस्तान में उसमें बहुत सारे मसाइल हैं, हर सूबे का अपना करिकुलम है। ख़ास तौर पे अब जो हम मामला देखते हैं कि अदम बर्दाश्त बढ़ रहा है, एक्सट्रीमिज़म बढ़ रहा है, तो एक निसाब ऐसा हो जिसमें हम आने वाली जनरेशन के लिए उसको एक जैसा निसाब पढ़ाएँ, पाकिस्तान का जो नैरेटिव है वो बताएँ, और ख़ास तौर पे ये जो एक्सट्रीमिज़म वाले मसाइल हैं इंतहा पसंदी के, उससे मुतल्लिक जो है अपने करिकुलम को अपग्रेड करें ताकि उसमें बेहतरी आ सके। तो इसमें कहा जा रहा है कि 1 होगा। दूसरा 140A है लोकल बॉडीज़ के हवाले से। आजकल आप देख रहे होंगे मुस्तफ़ा कमाल साहब मुख्तलिफ चैनल्स पे जाते हैं, इसके हवाले से बात करते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में और MQM वहाँ पे एक अरसे से मुतालबा कर रही है कि जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनको एम्पावर किया जाए, क्योंकि अगर आप इलेक्शन करवा भी देते हैं तो इख्तियारात नहीं मिलते, वसाइल नहीं मिलते, तो ये इसकी एम्पावरमेंट ज़रूरी है। और आजकल इंटरेस्टिंगली जब उनसे ये सवाल होता है कि ये कैसे होगा, पीपल्स पार्टी कैसे मानेगी इस पर, तो फिर वो मिसाल देते हैं कि देखें पीपल्स पार्टी तो ज़रा ही टैक्स पे भी नहीं मानती, लेकिन जब IMF ने कहा कि टैक्स तो लगेगा, तो फिर जरदारी साहब से बाकायदा इसका ऐलान करवाया गया कि जो एग्रीकल्चर टैक्स है वो हम 2025 1 जनवरी से इकट्ठा करेंगे। तो वो ये कहना चाहते हैं कि जब प्रेशर आता है IMF का, रियासत का, तो फिर जरदारी साहब खुद आके अनाउंस करते हैं कि ज़रूरी टैक्स लगेगा, वो ज़रूरी टैक्स जिसके पीपल्स पार्टी कभी हक में बात नहीं करती थी। तो वो ये मिसाल देके समझाते हैं कि जब मामलात को होना है तो मामलात हो के रहेंगे। अच्छी बात तो ये हो कि ये कंसेंसस से हो चीज़ें, ज़रूरत है मेरे ख्याल से वफाक को अपना बजट बढ़ाने की, लेकिन उसके लिए बेहतर तरीका तो ये होगा ना अपने टैक्स नेट को बढ़ाएं, वो तो हमसे होना नहीं है। आज भी हम रेट ऑफ द स्टेट की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे होलसेल रिटेलर पे आप टैक्स लगा के दिखाएं, जब वो कारोबार बंद करते हैं तो आपकी रियासत घुटने टेक देती है, चाहे वो परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत हो, चाहे इसहाक डार वज़ीर ख़जाना हो, चाहे असद उमर वज़ीर ख़जाना हो, या ये वाला इस वक्त सेटअप हो। तो जब वो कहते हैं ना कि हम नहीं देंगे टैक्स, हम बंद कर देंगे, तो फिर रियासत में घुटने टेक देती है। तो होना तो ये चाहिए था कि टैक्स नेट बढ़े, लेकिन फ़िलहाल इसकी ज़रूरत है कि कंसेंसस से बैठ के करें, ज़ोर ज़बरदस्ती करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त ख़बरें आ रही हैं वो ये हैं कि पीपल्स पार्टी के पास कोई रूम नहीं है इसमें नेगोशिएट करने का। बातचीत उनसे ज़रूर करेंगे, 1 पेज पे लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन मामलात पे अब ये नहीं हो सकता कि पीपल्स पार्टी अड़ जाए कि नहीं 18वीं तरमीम ऐसी की वैसी रहेगी, NFC में सूबों का शेयर कम नहीं होगा, हमारा हिस्सा कम नहीं होगा। ये रूम नहीं है पीपल्स पार्टी के पास। ये चीज़ें होनी हैं, प्रेशर डाल के करेंगे। वो कहते हैं इसलिए बेहतर है कि कंसेंसस डेवलप करें। मेरी जिन लोगों से बात हुई है उनसे जब मैंने ये पूछा तो उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी को अब ये समझा दिया गया है कि ये नेशनल इंपॉर्टेंस और नेशनल इंटरेस्ट के मामलात हैं। अब जब भी नेशनल इंटरेस्ट आता है तो आपको पता है कि बात कहाँ से हो रही है। तो कहा गया है कि ये नेशनल इंपॉर्टेंस और नेशनल इंटरेस्ट के मामलात हैं, लिहाजा आपने इस पर अग्री करना है। तो मैं वैसे समझता हूँ कि इस पर बैठ के एक सरासर गुफ्तगू होनी चाहिए, चीज़ें ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब मैंने ये पूछा एक नून लीग के बड़े सीनियर रहनुमा से, जिनका ऑब्वियसली इस तरमीम के हवाले से चाहे 27वीं 28वीं एक किरदार रहा है उनका, वो कहते हैं कि देखें अभी आपने देखा आज़ाद जम्मू कश्मीर में नंबर पूरे हो गए थे पीपल्स पार्टी के पास, वो अपना वज़ीर आज़म लाना चाहते थे और उन्होंने ऐलान कर दिया था कि अभी बस 1-2 दिन में आ जाएगा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और हम अपना वज़ीर आज़म लगा देंगे। नंबर पूरे थे, नून लीग भी साथ शामिल हो गई थी उनके, लेकिन वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उस वक्त हो नहीं सका। तो वो जो हमारे ज़राए वो बताते हैं कि क्योंकि 27वीं तरमीम के आने का वक्त आ चुका था, तो पीपल्स पार्टी को ये बता दिया गया था कि अगर इसमें आपकी सपोर्ट नहीं होगी तो फिर आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत आपको नहीं मिलेगी। और इसीलिए हम भी, मैंने कमर ज़मान कायरा साहब को बुला के पूछा शो पे कि ये तो आपके पास नंबर पूरे हैं, तो वजह क्या है कि अभी तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। अच्छा, उस वक्त तक बिलावल साहब का वो ट्वीट भी नहीं आया था 27वीं तरमीम वाला, तो वो कह रहे हैं नहीं देखें कुछ है ताखीर, हर चीज़ हम नहीं बता सकते, आपको नहीं बता सकते। तो पता ये चला कि ये कम्युनिकेट कर दिया गया था कि 27वीं तरमीम पास होगी, आपकी सपोर्ट उसमें होगी, उसके बाद जो है आपको मिलेगी आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत। और जैसे ही आपने देखा कि दस्तखत हुए 27वीं तरमीम पे, अगले दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है, अगले दिन ऐलान होता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए हम जा रहे हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है, पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर में आ जाता है।
तो इसीलिए वो रहनुमा PMLN के बता रहे थे कि अब पीपल्स पार्टी के पास ज़्यादा रूम नहीं है मैनूवरिंग का, निगोशिएशंस का, इस पे उनको साथ देना पड़ेगा। और वो ये मिसाल बता रहे थे कि देखें आज़ाद जम्मू कश्मीर में नंबर उनके पास पूरे थे, लेकिन हुकूमत जब तक नहीं बन सकी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उस वक्त नहीं हो सका जब तक 27वीं तरमीम पास नहीं हुई। तो अब देखते हैं आने वाले वक्त में कितना रेजिस्ट करती है पीपल्स पार्टी। वंस अगेन आई विल से कि कुछ चीज़ें वाकई नेशनल इंपॉर्टेंस की है, वफाक का बजट बहुत कम हो जाता है उनके अखराजात के बाद, तो इसको रिविजिट करने की ज़रूरत है। लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती से करेंगे तो फिर इसका क्या नतीजा निकलेगा, इट्स एनीवन्स गैस। ये हुकूमत अपनी दुश्मनियाँ अडियाला जेल से लेकर बलूचिस्तान तक फैलाती जा रही है। क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं पीपल्स पार्टी को टू बी ऑन द रॉन्ग साइड, और क्या पीपल्स पार्टी रेजिस्ट कर सकती है? क्योंकि इंटरेस्टिंगली मेरी पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि आपने देखा था ना वो नहरों वाला मामला चोलिस्तान में, उस पर भी यही कहा जा रहा था कि ये नहरें तो निकलेंगी, लेकिन वी रेजिस्टेड, हमने रेजिस्ट किया और फिर वो मामला टल गया। बहरहाल उस पर भी जो लोग ताकत रखते हैं वो कहते हैं कि वो टला नहीं है, वो टला है, वो ख़त्म नहीं हुआ, मतलब उस पर भी हम आएंगे आखिर में जाकर। तो अब मामला यही है कि देखिए जब सिविलियन हुकूमतें, पार्लियामेंट एक एक करके मुक्तदरा की बातें मानती रहती है, चाहे वो आइनी तरमीम हो 26वीं या 27वीं, जो जुडिशरी का हाल किया, इसमें सियासतदानों का भी रोल था, हाइब्रिड गवर्नमेंट है तो दूसरों का भी इसमें किरदार था। जब आप चीज़ें मानते रहेंगे फिर एक पॉइंट आएगा जिसमें आपको दूसरी बातें माननी पड़ेंगी, फिर आप कैसे रेजिस्ट करेंगे? अगर आप रेजिस्ट करेंगे तो फिर आपसे कहा जाएगा कि यार देखें आपको हुकूमत में भी हम लेकर आए ना, हुकूमत भी आपकी बनवाई ना हमने। और इस पर क्योंकि मैं व्लॉग ख़त्म कर रहा था, मुझे एक वाक़या याद आया, मैं पहले भी ये बता चुका हूँ। इमरान खान साहब से मुलाकात थी 2019 में और बहुत सारे सहाफ़ी वहाँ पे मौजूद थे। तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि खान साहब कल बिज़नेस कम्युनिटी के बहुत सारे लोग आए और वो आपसे मिलने नहीं आए प्राइम मिनिस्टर हाउस में, वो जनरल बाजवा से मिलने गए और उन्होंने कहा ये हमारे मसाइल हैं, ये हुकूमत इन मसाइल को हल नहीं करती, लिहाजा आप हमारी मदद करें। तो मैंने इमरान खान से कहा, मैंने कहा कि आप नहीं समझते कि उन बिजनेसमैन को आपके पास आना चाहिए था, यू आर द गवर्नमेंट, आप हल करें ना उनके मसले। तो इमरान खान साहब ने कहा कि देखें मेरा ये मानना है कि अगर फ़ौज हमारी मदद कर रही है तो बड़ी अच्छी बात है, हम एक पेज पर हैं और इस मुल्क में एक ही इदारा है जो फ़ाल है, बाकी सारे इदारे जो है ना वो डिसफंक्शनल हो चुके हैं। तो फ़ौज का इदारा फ़ाल है, अगर वो हमारी मदद करते हैं मईशत में, बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल हल करने में, तो हम उनको वेलकम करेंगे और मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, वो करें। मैं बड़ा हैरान हुआ इस जवाब पे। 3 साल बाद जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया, हुकूमत उनकी गिर गई और फिर बनी गाला में हम कुछ सहाफ़ियों को बुलाया, तो मैंने खान साहब को याद दिलाया, मैंने खान साहब उस दिन 2019 में मैंने ये सवाल आपसे किया था कि ये बिज़नेस कम्युनिटी आपसे मुलाकात करने आनी चाहिए थी, आप अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज़, अपनी सियासत, ये हर चीज़ आप आउटसोर्स नहीं कर सकते थे, ये आपको करना चाहिए था। और अगर आप फिर भी मानते हैं कि वो अच्छा मॉडल था, फिर ये नहीं हो सकता कि 2022 में 2021 के आखिर में आप कहें नहीं मैं तो अपनी मर्जी का DGI लगाऊंगा। जब आप बिजनेस कम्युनिटी उनके आउटसोर्स कर रहे हैं ये मसाइल, तो फिर वन फाइन डे आप कैसे कह सकते हैं कि मेरी अथॉरिटी कि मैं DGI लगाऊंगा? तो ये ज़रा सोचने की बातें होती हैं कि जब सिविलियन हुकूमतें अपने इख्तियारात दे देती हैं, हैंड ओवर कर देती हैं कि यार करें आप हमारे लिए, आउटसोर्स कर दिया हमने आपको, तो फिर आपके पास ज़्यादा ताकत नहीं होती रेजिस्ट करने की। तो यही हाल मुझे इस वक्त नून लीग का नज़र आ रहा है। पंजाब से भी रिजर्वेशन होगी, अगर उनका बजट कम होता है, मरीम साहबा को तकलीफ होगी, लेकिन उस तकलीफ का इजहार क्या करेंगे आप? आपको तो ये कहा जाएगा। अच्छा एक और मैं बात बताऊं कि मैं क्यों कह रहा हूं कि आपको ये कहा जाएगा हम आपको लेकर आए थे। जब उस्मान बुज़दार को भी हटाने के लिए बड़ी कोशिशें हुई, मुक्तदरा की तरफ से, बाजवा साहब की तरफ से भी कहा गया कि उनको हटाना चाहिए, परफॉर्मेंस नहीं हो रही, उनका भी एक कंसर्न था। 2021 में फिर 4-5 वज़रा को बुलाया PTI के, उसमें असद उमर भी थे, परवेज़ खटक भी थे, फवाद चौधरी भी थे, और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको फाइनल वार्निंग दी गई कि यार आप खान साहब को कहें इनको हटाएं, इनके साथ आपकी हुकूमत नहीं चल सकती, और अगर आप नहीं हटाएंगे तो हमारी कम से कम सपोर्ट ख़त्म हो जाएगी। ये सारे मिनिस्टर्स गए खान साहब के पास, इन्होंने कहा कि भाई ऐसे पैगाम मिला है, बुज़दार साहब को तो हटाना पड़ेगा। तो इमरान खान ने कहा कि मैं नहीं हटाऊंगा, और इमरान खान ने कहा कि क्या जब किसी कोर कमांडर को अपॉइंट करना होता है तो हमसे मशावरत होती है? उसमें नहीं होती ना, फ़ौज का फैसला होता है, तो किसको चीफ मिनिस्टर लगाना ये मेरा फैसला है। जब यही पैगाम लेके PTI के वज़रा गए उस वक्त आर्मी चीफ के पास कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि देखें कोर कमांडर भी तो आप लगाते हैं ना, तो फिर हम लगाएंगे ना चीफ मिनिस्टर। तो उस वक्त जो है ये कहा गया कि जब RTS बैठता है तो वो कैसे बैठता है, जब आपको हुकूमतों में लाना होता है, जब पंजाब से MPA तोड़ने होते हैं, जब आज़ाद MNA तोड़ने होते हैं, ये सारी वर्किंग कौन करता है? जब आपके हक में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लाना होता है तो नंबर कौन पूरे करता है? तो ये ताने उस वक्त मिलते हैं जब आप फिर अपनी अथॉरिटी बताने की कोशिश करते हैं कि ये काम तो मेरे ज़िम्मे है, तो फिर ये ताने मिलते हैं कि ये देखें ये हमने आपको करके दिया है।
तो इस हुकूमत का भी, नून लीग का, पीपल्स पार्टी का भी यही हाल हो रहा है कि आखिर में जाके जब ये रेजिस्ट करने भी जाएंगे ना, फिर इनको कहा जाएगा कि अब जो चल रहे हैं ना 2-2.5 साल से, ये हमारी वजह से चल रहे हैं। तो यही हाल है, और मेरे ख्याल से इसलिए नून लीग समझती है कि हम तो चले वन पेज पे रहें, हमारा तो कोई वोट बैंक बचा नहीं है, तो हम तो जो भी कहेंगे मान लिया जाएगा। लेकिन पीपल्स पार्टी को भी आखिरकार ये मानना ही पड़ेगा। सो लेट्स सी आने वाले दिन में कितना टाइम लगता है 28वीं तरमीम पे एक इत्तफाक राय कायम करने पे। थैंक यू।